तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास हम हिंदी की। एक क्लास और हम लोग हिंदी में व्याकरण का किए थे, शायद एक या दो क्लास कर चुके हैं व्याकरण का। तो उसमें हम लोगों ने मुहावरा को कुछ देखा था, साथ में लिंग को देखा था, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, फिर वचन, शायद वचन को नहीं देखा था। लेकिन आज हम सिलसिलेवार ढंग से जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। आज पहले व्याकरण के चैप्टरों का जिक्र करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को आता है और हम लोग पढ़ते हैं या उसके नहीं पढ़ते हैं, जानकारी है या नहीं है। भाषा और व्याकरण पे हम लोगों ने चर्चा किया था उस दिन। भाषा पढ़ चुके हम, व्याकरण भी पढ़ चुके हैं। वर्ण विचार, हमने वर्णों के ऊपर भी चर्चा किया था। चलिए एक सवाल डालते, ये सब पिछले चैप्टर हैं जिन्हें हमने पढ़ा है। चलिए एक सवाल डालते हैं, आप जवाब दीजिए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं हिंदी ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्ण कितने प्रकार के हैं? रिप्लाई प्लीज। हमने पिछली क्लास में इसको आपको बताया है। हिमांशु कुमार 2। तो चलिए ठीक है। वर्ण 2, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होंगे? हिंदी व्याकरण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होंगे? 3। बहुत अच्छा। और व्यंजन कितने प्रकार के होंगे? व्यंजन कितने प्रकार के होंगे? चलिए हम बताते हैं, व्यंजन भी 3 ही प्रकार के होंगे। तो भाषा, व्याकरण, वर्ण विचार। वर्ण के बाद में हम लोगों को एक चैप्टर था पढ़ना, संधि। क्योंकि अब वर्णों का संधि होगा तभी तो बनेगा शब्द या कुछ भी। संधि। अब संधि जो हमें पढ़ना है, इसका अर्थ होता है मेल। और मेल का मतलब क्या होता है? योग। योग का विलोम क्या होगा? वियोग। लेकिन योग का एक दूसरा अर्थ क्या होता है? संयोग। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब हमें संयोग या योग पढ़ना है। योग कैसा? तो संधि में क प्लस अ इक्वल टू क। ये वर्ण था, ये भी वर्ण है, और ये क्या बन गया? अक्षर बन गया। ये पिछली क्लास की बातें हैं जो मैं बता रहा हूं। पिछली क्लास में हमने इसको जिक्र किया था। क प्लस अ बराबर क, वर्ण प्लस वर्ण बराबर अक्षर। तो संधि आप लोग अपने घर पे भी देखेंगे। संधि में हम आज कुछ ज्यादा नहीं बताने वाले हैं। संधि 3 प्रकार के होंगे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि जिसमें कि स्वरों का जोड़ हो, और व्यंजन संधि जिसमें व्यंजनों का जोड़ हो, और विसर्ग का मतलब। अब इसमें भी कई प्रकार होंगे।
विसर्ग में है कि जिसमें विसर्गों का जोड़ो। विसर्ग किसे कहते हैं आपको पता ही होगा। क विसर्ग क, हम लोग ये जानते थे ना, क विसर्ग क, इसी बिंदु को विसर्ग कहते हैं। तो ये विसर्ग संधि होगा। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधि होंगी। इसे आप घर पे स्टडी कीजिए। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ण विचार भी पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर आप अपने घर पे स्टडी कीजिए। और तब हम आ गया शब्द, क्योंकि अब तो वर्णों को जोड़ जोड़ के अक्षर बनेगा, अक्षरों को जोड़ जोड़ के हमने शब्द बनाना सीख लिया। तो हम लोग अब पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द में भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। 4 प्रकार के हमने बताया था शब्द। कौन कौन प्रकार के बताया था, आप लोग जवाब दीजिए। पिछले क्लास में हमने बताया था शब्द 4 प्रकार के होते ना। तो कौन कौन 4 प्रकार हमने बताया था। उत्पत्ति के आधार पर, बेसिस ऑफ हिज रिप्रोडक्शन, उसकी पैदाइशी के आधार पर, कैसे पैदा हुआ शब्द। 4 प्रकार का हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर आपको। रिप्लाई फास्ट। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बिल्कुल सही है। ये 4 प्रकार हमने बताया था आपको। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो शब्द आप लोग पढ़ चुके थे। अब शब्दों को हम आगे ले जाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कहेंगे कि शब्द का मतलब ही पद भी होता है। हिंदी में जितने व्यवहार में आते हैं शब्द, वो अधिक ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है, और तब हम उस शब्द को पद कहते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, बिल्कुल सही है। खुशी राय आपका भी। तो अब शब्द को ही पद कहा जाता है। पद में, अच्छा पद की परिभाषा बताइए मुझे। अब आज हम लोग पद पढ़ेंगे। शब्द तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हमें पद पढ़ना है। तो पद में क्या देखेंगे हम लोग, पद किसे कहेंगे बताइए। तो पद क्या है, पद की परिभाषा नोटिस कीजिएगा कि हिंदी के वैसे शब्द, लिख लीजिए आप लोग, हिंदी के वैसे शब्द जिनके प्रयोग वाक्यों में होता है पद कहलाता है। हिंदी के वैसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है पद कहलाता है। अब वाक्यों में प्रयोग होगा तो व्याकरणीय शास्त्र के अनुसार होगा, उसमें व्याकरण की थ्योरी जोड़कर होगा। समझना होगा हमें कि अब जब हमने अब पद की परिभाषा तो आप किसी को बता दीजिएगा। चलिए आप उधर से कोई एक आवाज दीजिए, पद की परिभाषा क्या होगी। हिंदी में वैसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में होता है। बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। तो अब आप पद तो समझ गए, लेकिन मुझे ये बताइए कि पद जो हैं वो कैसे होंगे। जैसे हिंदी का कौन सा शब्द है जो कि मतलब पद का काम करेगा। तो हिंदी के सारे शब्द जो कि वाक्य में जाएंगे, लेकिन वाक्यों में जाएगा तो उसमें व्याकरण जुड़ जाएगा। अब एक शब्द मैं लेता हूं, राम। राम एक शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है राम। अब यह राम शब्द भी है और पद भी है, लेकिन शब्द तब तक है जबकि अकेला है। जब यह अकेला है, किसी वाक्य में नहीं जुड़ा है, तो यह शब्द है। लेकिन राम ने खाना खाया, मैंने एक वाक्य बनाया। अब इस वाक्य में मैं क्या देख रहा हूं कि राम ने खाना खाया, तो राम के साथ में ने कर्ता का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि अब राम एक शब्द नहीं है, अब राम एक पद हो गया है। कैसा पद हो गया, कर्ता का पद हो गया। अब खाता शब्द तो था खाता, मूल रूप शब्द है खाता, लेकिन यहां बन गया खाना। क्यों बन गया खाना, क्योंकि अब यह शब्द नहीं रह गया, अब यह पद हो गया है। और पद कैसे हो गया, क्योंकि अब इसमें कर्ता का रूप कर्ता के बाद में आया है, और अब यह क्रिया का रूप ले चुका है।
राम ने खाना खाया, सॉरी, यहाँ पे एक कर्म का रूप ले चुका है और खाया जो है वह क्रिया का रूप ले चुका है। तो अब आप बताइए मुझे कि क्या खाना, फूड, भोजन, राम ने भोजन खाया भी लिखा जा सकता था। तो भोजन, अब भोजन शब्द है या पद है? जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुनिए। भोजन शब्द है या पद है? तो अगर हम जवाब देंगे तो कहेंगे भोजन शब्द भी है और पद भी है। अगर यह वाक्य के अंदर समाहित है तो क्या होगा? अगर भोजन वाक्य के अंदर लिखा हुआ हो तो पद होगा, बिल्कुल सही। लेकिन यह वाक्य से बाहर चला गया हो तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे कि पद क्या है। अगर अभी नहीं समझ पाए होंगे तो आप इसे फिर YouTube के ऊपर जरूर देखिए। तो अभी हम लोगों ने पद को जाना है। अब पद बहुत ढंग के होंगे। अब पद के अंदर, पद विचार के अंदर बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा। तो शब्द तक हमने जो पढ़ा उसे हम प्रिंट कर देते हैं। पद, तो पद विचार के अंदर आएगा संज्ञा। अब संज्ञा के बाद में पद जिक्र करेंगे, फिर स्टडी करेंगे हम लोग। पद विचार में आएगा लिंग। अब संज्ञा के अंदर ही संज्ञा का लिंग, संज्ञा से जुड़े हुए कुछ और भी चैप्टर्स आएंगे हमारे पास। जो लिंग होंगे, वचन होगा, और कारक होगा। तब आएगा हमें सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया विशेषण। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, फिर अव्यय पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें फिर आएंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं पद विचार का पहला भाग। फिर क्रिया आएगा हमारे पास, क्रिया विशेषण होगा, बहुत सी चीजें आएंगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं संज्ञा का। और कल की भी क्लास में हिंदी का ही लूंगा। मैं इस चाहता हूं कि हिंदी ग्रामर आपको कुछ बेहतरीन ढंग से दे सकूं अभी। तो मैं जब नाउन पढ़ाता हूं और जब मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा तो इसमें डिफरेंस होगा। अब संज्ञा को आसान से और समझदारी से समझिए। हम लोग संज्ञा क्या जानते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं हम लोग? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द का, बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम, गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराने वाला। वैसे सारे पद, वैसे सारे शब्द जो कि किसी व्यक्ति के नाम को बता रहा है, किसी के गुण के बारे में चर्चा कर रहा हो, तो क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मनुष्य का नाम
जाति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, कई प्रकार के, जैसे गाय, घोड़ा, हरि, कुत्ता, रहीम, महेश, सुरेश, अच्छाई, भलाई, बुराई, ये सब संज्ञा है। अच्छा, अच्छाई क्या है? अच्छाई भी नाउन है, यह दिखता नहीं है, यह गुण है किसी का। गुण को भी, धर्म को भी। धर्म क्या है? पुण्य, पाप, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। बुढ़ापा, लड़कपन, तो बुढ़ापा भी, अब बुढ़ापा वो दिखेगा चीज है नहीं। लड़कपन, ये तो स्वभाव है, लड़कपन, बुढ़ापा स्वभाव है, अवस्था है बुढ़ापा, लेकिन ये हिंदी में संज्ञा शब्द है, याद रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगा। आप हमें अब संज्ञा के परिवार, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद, हाँ, संज्ञा के भेद अब आप मुझे बताइए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? हिंदी ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार। पांच सही है। कहीं कहीं पे आप किसी किसी पुस्तक में आप 3 भी पढ़ सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन द्रववाचक और समूहवाचक को भी संज्ञा ही मानते हैं, संज्ञा ही है वो भी। अब परिभाषा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ये लोग आप अपने घर पे देख सकते हैं। आप याद रखिए, मैं केवल एक सहारा मात्र हूँ। आधे घंटे में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ, 40 मिनट में मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपको एक डंडा दे रहा हूँ, उससे आप खड़ा होना सीखिए। उस डंडे की मदद से आप 40 मिनट के जो हमारी क्लास है उसको आप कैसे तब्दील कर देते हो 3-4 घंटे में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। हम 40 मिनट में आपको आज ये चीज़ बताएं, अब आप घर पे बैठे 4 घंटा इसका स्टडी कीजिए और हमसे बेहतर नॉलेज पाइए इसके बारे में, तब आपको सफलता मिल पाएगी। तब आपको लगेगा यार लॉकडाउन कुछ दिया है। मैं एक दिन और बताया था, फिर आज मैं बता रहा हूँ कि किसी वस्तु को इतना बड़ा मत बनने दो कि हमसे कुछ छीनने लगे। उसको उसकी औकात दिखा दो, अपनी अनुभव से, अपनी ताकत से, अपनी जज्बा से। और हम अगर जज्बा में रहेंगे, हौसला में रहेंगे। महाभारत मैंने देखा, बहुत बार देखा है। महाभारत में एक बार अर्जुन से एक व्यक्ति पूछता है, विराट नरेश, कि तुम लोग जंगल में चले आए, जबकि बाहुबल थी, शक्ति था तुम्हारे पास कि तुम लड़ सकते थे, फिर भी तुम छिप गए, तो वह छिपने का क्या फायदा होगा? तो अर्जुन ने बताया बहुत सुंदर बात। अर्जुन जी ने कहा कि अब हम दुनिया में गर्व से कह सकते हैं कि जुआ एक बहुत बुरा गेम है, बहुत खराब खेल है जुआ। तो उसी प्रकार से लॉकडाउन बीत जाएगा तो हम भी बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लॉकडाउन में हमने हिंदी ग्रामर पूरा पढ़ लिया, अंग्रेजी ग्रामर को इतना तक जानकारी प्राप्त कर लिया, हमने इतना अधिक से अधिक टेंटेशन बनाया, हमने इतनी कॉपियाँ लिख डाली। तो आप फायदा उठाना सीखो। एक अपॉर्चुनिटी आया है, आप जाने मत दो और भगवान के ऊपर भरोसा बना के रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अभी इसके बारे में जिक्र अपने घर पे करेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये जो भी है 5, इनके बारे में अपने घर पे आप स्टडी कीजिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि एक वाक्य मैं दे रहा हूं, उसमें से आपको छांट के बताना है कौन सा शब्द क्या है। जैसा कि वाक्य है, गंगा बह रही है। केवल संज्ञा शब्द छाटिए, संज्ञा शब्द कौन है और कौन सी संज्ञा है। कोयल गा रही है।
गंगा बह रही में गंगा संज्ञा शब्द है, और ये कौन सा संज्ञा है आप बताइए मुझे। गंगा संज्ञा शब्द है और यह कौन सी संज्ञा है आप मुझे बताइए। व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है गंगा। और कोयल कौन सा है? गंगा केवल एक ही है, प्रोपर नाउन। अच्छा ठीक है, अच्छा है। अब कोयल कौन सा है? संज्ञा शब्द में कोयल कौन सा संज्ञा है? चलिए हम बताते हैं। ये जातिवाचक है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक, गलती है। कोयल जो है जातिवाचक होगा, क्योंकि कोयल कोई एक कोयल तो है नहीं दुनिया में, कोयल तो बहुत सारी कोयल है। इसलिए कोयल को समझिएगा कभी भी कि कोयल जातिवाचक है, जबकि गंगा एक ही है। चाहे वो हरिद्वार में दिखे या कोलकाता में दिखे, एक ही गंगा सब जगह दिखती है। इसलिए कंफर्म अब हो गया होगा आपको कि गंगा जो है वह व्यक्तिवाचक। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, घर पे आप इसकी स्टडी कीजिए। भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द की हम बात कर रहे हैं। तो भाववाचक शब्द कैसे बनेंगे, अब कैसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाया जाएगा, मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा। जैसा कि मैं लेता हूं जातिवाचक, एक जातिवाचक शब्द, और एक अब मैं बनाऊंगा इसे भाववाचक। जातिवाचक शब्द में हमने लिया बालक, या हमने दिया लड़का, तब कैसे बनेगा? बालक का भाववाचक क्या होगा? बालकपन। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो जल्दी जल्दी कुछ होमवर्क प्लीज नोटिस कर लीजिएगा। अब आया नारी, नारी का भाववाचक क्या होगा? नारी का भाववाचक क्या होगा? नारी का भाववाचक क्या होगा समझिए। नारीत्व। तो इस प्रकार से जातिवाचक शब्दों को कैसे हम लोग भाववाचक में बदलेंगे, ये देखा। अब हम आगे देखेंगे कि सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनाएंगे। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनेगा।
मूल रूप से भाववाचक संज्ञा चार तरह से बनता है। एक बनेगा जातिवाचक से, दूसरा बनेगा सर्वनाम से, तीसरा होगा विशेषण से और चौथा होगा क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक हमने देखा। अब हम देखेंगे सर्वनाम से। जैसे कोई एक सर्वनाम लिया जाए, पराया, यह सर्वनाम जो है इससे हमने बनाया भाववाचक, तो हो जाएगा परायापन। परायापन। एक लिया जाए और अहम, और अहम से क्या बन जाएगा? अहंकार। ये भाववाचक है। तो सर्वनाम से हमने सीखा भाववाचक। अब देखेंगे हम लोग विशेषण से। एक विशेषण लिया जाए कठोर, कठोर विशेषण शब्द है। अब कठोर से क्या हो जाएगा भाववाचक? कठोरता। तो इस प्रकार से जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्दों को हम लोग परिवर्तित करके भाववाचक संज्ञा में तब्दील करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और चाहेंगे कि आप लोग अपने घर पर स्टडी जरूर कीजिए संज्ञा के शब्दों के बारे में, और हिंदी ग्रामर को पूरी मन से स्टडी कीजिए ताकि आप कुछ निचोड़ निकाल सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।